नमस्कार बंधु, मैं नमिता उपस्थित हूँ आज फिर सुमति अय्यर जी की एक और कहानी लेकर। सुमति अय्यर की कलम से YouTube चैनल के समस्त श्रोताओं को मेरा स्नेहिल अभिवादन। सुमति जी की ये कहानी जो आज सुनाने जा रहे हैं, कहानी का शीर्षक है एक और शुरुआत। ये कहानी भी उनके कहानी संकलन घटना चक्र में संकलित एक कहानी है और कहानी 70-80 के दशकों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को उजागर करती हुई कहानी है। मेरा हमेशा मानना है कि कहानियां जो हैं वो अपने समय के सामाजिक इतिहास को अपने में संजोए रहती हैं और एक और शुरुआत भी इसी तरह की कहानी है। तो चलिए जुड़ते हैं कहानी एक और शुरुआत से। सुमति जी की कहानी एक और शुरुआत। उसने घड़ी देखी, 9:30, यानी ऑफिस के लिए पूरा आधा घंटा और वो अभी स्टॉप पर ही है। जाते जाते पौन घंटा तो लग ही जाएगा। आज फिर रजिस्टर पर साइन करने उस खूसट चोपड़ा के कमरे तक जाना होगा। वो बड़ा ही एहसान जताते हुए रजिस्टर आगे बढ़ा देगा और कमरे से निकलने के बाद उसके जिस्म पर हजारों कीड़े रेंगने लगेंगे। पर वो करे भी तो क्या। सुबह 5 बजे बाकायदा उठ जाती है, चाय नाश्ता तैयार कर 9 बजे तक नहाने चली जाती है। फिर जल्दी में साड़ी लपेट कर चलते चलते 9:15 बज ही जाते हैं। स्टॉप पर खड़े खड़े कभी तो आधा घंटा बीत जाता है। सारी की सारी बसें खचाखच भरी हुई आती हैं। स्टॉप पर खड़ी भीड़ धकियाती हुई उसमें लटकती है। फिर भी अक्षय पात्र की तरह बस स्टॉप पर भीड़ वही की वही। सबको बस 10 बजे की जल्दी है। कितनी बार वो विवश दृष्टि से 3-4 बसों को गुजरते देख होंठ काटती हुई रह जाती है। एक आध बार फुटबोर्ड पर लटकने का मौका भी मिले तो आसपास वालों की गिद्ध दृष्टि धक्कों चिकोटियों से अपने को बचाती हुई एक पूरे युग को झेल जाती है। साड़ी को खुलने से बचाना, फिर अपना लंच बॉक्स संभालना। कभी कभी सोचती है इन सारी इल्लतों को मोल लेकर उसने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। मात्र 18 रुपए के दैनिक वेतन के बदले ये सारी तकलीफें किस तरह संतुलित होने लगी हैं, इस बात पर उसे आश्चर्य होता है। वो चाहे तो अभी भी लखनऊ वापस जा सकती है। वहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगी और अगर नहीं हुआ तो एक आध ट्यूशन ही सही। अब अपने लिए तो क्या बचाना है, पापा को ही दे देगी। और घर के लिए तो जितना भी हो बस कम ही पड़ जाता है। तीसरी बस स्टॉप से 10 कदम दूर रुक गई है। सारी भीड़ के साथ वो भी लपकती है। साड़ी को संभालती हुई वो पूरे रेले के धक्के में भीतर घुस गई है। कंडक्टर की 10-12 गालियों को अनसुनी करती भीड़ वो एक कोने में जाकर दुबक गई है। सारे बाल बिखर गए हैं पर वो आश्वस्त है आज उसके साथ कोई घटना नहीं घटी, वरना कभी साड़ी खुलने या कभी चप्पल की स्ट्रैप टूटने तक की नौबत आ चुकी है। बस धीरे धीरे खिसकने लगी है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे कोई ना खड़ा होवे, कंडक्टर का हरियाणवी लहजा। सहसा वो उसे देखकर कड़कती आवाज में कहता है, आगे बढ़ो ना बहन जी, पीछे क्यों खड़ी है?
फिर अपने आप ही बड़बड़ाता है, आप लोगों को तो शौक ही होता है कि कोई इधर उधर हाथ लगा दे। सारी आंखें उस पर उठ गई हैं। वो होंठ काटकर चुपचाप आंसू पी जाती है। शुरू शुरू में जब यहाँ आई थी तो इन शब्दों पर उसके आंसू निकल आते थे, पर अब वैसा कुछ नहीं होता। हाथ में 1 रुपए का नोट है। इस भीड़ में वो क्या खाक चिल्लर वापस ले सकेगी? वो 4 सीटर में बखूबी जा सकती थी, पर उसके पास कुल जमा 5 रुपए हैं और आज तारीख है केवल 25। उसे पूरे 5 दिन चलाने हैं। चाय पीना तक उसने बंद कर दिया है। 2 बसों को बदलने के झंझट से बचने के लिए वो काफी दूर पैदल ही चली आती है। आज सुबह उसका क्रीम भी खत्म हो गया है। उसने थोड़ा सा कड़वा तेल लगाकर रगड़ लिया था। उसे लगा उसके मुंह से बू आ रही है। पास खड़ा लड़का शायद मुंह सिकोड़ रहा है। उसने रुमाल निकालकर मुंह रगड़ लिया है। पास में खड़ी 2 कॉलेजिएट लड़कियों के इंटीमेट से सारी बस महकने लगी थी। चुस्त कपड़ों में झांकते उनके गुदगुदे शरीर को देख उसे शर्म सी आने लगी। उसने पल्ले को कसकर ओढ़ लिया है। पल्ला ढकना उसकी आदतों में एक है, जिसे वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाती। उसने कभी मैचिंग ब्लाउज सिलवाया ही नहीं। शायद ये भी एक वजह है पल्ला ढकने की। खैर चलता है, उसने सोचा। क्या पता एक दिन ये जो इक्के दुक्के ब्लाउज हैं ये भी फट जाएं और फिर दूसरा सिलवाने की नौबत ही ना आए। उसे हंसी आ गई अपनी सोच पर। टिकटे लेना भाई, किथे जाना है बहन जी? कंडक्टर का रोबीला स्वर उसके पास गूंज उठा है। वो धीरे से कहती है, जनपथ। रुपया उसके हाथ से लगभग खींचता हुआ वो बोला, खुले दिया करो, सब के सब नोट पकड़ा देते हैं। वो उसकी बुदबुदाहट सुनने के मूड में नहीं थी। कंडक्टर से बोली, खुले वापस कीजिए। उसने अठन्नी रख दी, 20 पैसे खुले फिर ले लेना। उसके स्वर की तेजी में वो मौन हो गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों लड़कियां कल की देखी फिल्म पर बहस करती हुई आगे सरक रही हैं। वो अनमनी सी सुनती हुई आगे बढ़ रही है। आज तक वो इन हम उम्र लड़कियों का लॉजिक समझ ही नहीं पाई है। वे केवल फैशन, बॉयफ्रेंड्स, गुलशन नंदा के उपन्यास की चर्चाएं करती हैं और इसके अलावा जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। वे मानो इसीलिए जी रही हैं। उनकी इस सब जानकारी पर वो खींच जाती है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है वो भी तो इस तरह से जी सकती थी, और अगर जी सकती तो कितना अच्छा होता। समय पर पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ जाना, कढ़ाई बुनाई की जानकारी के साथ शादीशुदा औरतों के बीच बैठकर अश्लील बातों पर मुंह पर दुपट्टा ठूंसकर हंस लेना, फिर पसंद किए जाने पर शहनाई, हनीमून, बच्चे वगैरह वगैरह, एक नियमित नमूने पर चलती जिंदगी। बस लगभग रेंगते हुई आगे बढ़ रही थी। लोधी कॉलोनी में एक भीड़ अंदर घुस गई है। वो एकदम खिड़की के पास चिपक कर खड़ी हो गई है। सुजान सिंह पार्क फिर सप्लाई तक पहुंचते पहुंचते बस कुछ खाली हो गई है।
सप्लाई के स्टॉप पर वही कटे बालों वाली महिला चढ़ती है। उनका मेकअप आज काफी गहरा है। वो एक दृष्टि उन पर डालकर बाहर देखने लगी है। कतारों में खड़े पेड़, सीधी लंबी सड़क। किसी ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, पर उसे कभी अवकाश ही नहीं मिला कि वो पूरे इत्मीनान के साथ सड़क की खूबसूरती को महसूस करती हुई चले। इंडिया गेट के घुमावदार मोड़ पर अपने को संभालने की कोशिश करती हुई लड़खड़ा कर वो आगे वाले लड़के पर गिर गई है। लड़के की व्यंग और खीज भरी दृष्टि चुभ गई है उसको। स्टॉप पास आ गया है। वो घड़ी देखती है, केवल 5 मिनट बाकी हैं। उफ, कैसे पहुंचेगी वो इस इतने समय में। बस के रुकते ही लोग उतरने के लिए लपके, वो भी आगे बढ़ती है। 2-3 हाथ उसकी कमर को सहलाने से बाज नहीं आए और उसका पूरा शरीर झन्ना गया है। वो तिलमिलाती हुई आगे बढ़ गई है। उतरते ही बस चल पड़ी और वो गिरते गिरते संभल गई है। ऑफिस का बायां गेट बंद है। वो लगभग भागती हुई दाईं ओर पहुंच गई है। सामने प्रोफेसर मिश्रा को बचाती हुई आगे बढ़ गई है। उनसे मिली तो 5-7 मिनट तो नमस्कार, क्या चल रहा है, थीसिस के कितने अध्याय पूरे हुए, इस जैसी औपचारिक बातों में निकल जाएगा और उसका ऑफिस छूट जाएगा। वो तेजी से चल रही है। चप्पल भी ढीली हो गई है। बाहर बॉस का स्कूटर खड़ा है और लॉन खाली है। उसे तकलीफ होती है। बॉस के कमरे के पास आकर रुक गई है। बसंती साइन कर अपना बैग उठाकर जा रही थी। वो भी भीतर चली गई है। बॉस ने उसे देखते ही रजिस्टर उठा लिया है। वो चुपचाप खड़ी है। उसके मन में एक विद्रोह सा उठता है। अगर कहते हैं तो साइन करेगी, वरना कैंटीन में जाकर एक कप चाय पिएगी और लौट जाएगी। खड़े खड़े उसके पैर थक रहे थे। चोपड़ा एक एक नाम पर टिक लगाता हुआ उसके नाम पर आकर रुक गया है। शायद क्रॉस लगाते हुए रुक गया है। वो धीमे से कहती है, रजिस्टर दीजिए प्लीज। वो रजिस्टर उसकी ओर फेंक देता है, पूरे एहसान के साथ, मानो अपनी जेब से एक दिन की पगार देनी मंजूर की हो। वो साइन करती है। वंदना जी, आपके लिए स्पेशली ये कंसेशन दे रहा हूं, वरना क्रॉस लगा ही देता। उसके स्वर में ही नहीं, आंखों में भी वहशियत टपक रही है। वो कुछ नहीं बोलती। पेन बंद कर बाहर निकलती हुई पीछे मुड़ती है। सर, बसंती भी तो अभी मेरे साथ आई है, उसने धीमे से कहा। पर वो एमपी की बेटी है। अपना अगला अनकहा वाक्य भीतर ही उलट देती है। उसकी घूरती निगाहों को अनदेखा कर वो बाहर निकल आई है। जलेगा खूसट। उसका मन हुआ वो एक भद्दी सी गाली दे, पर उसने सब्र कर लिया। नितिन दा किताबें लगा रहे थे। हेलो बंधु, कर दिए साइन? उसका सारा आक्रोश खत्म सा हो गया है। हाँ, उसने शब्दों को भरपूर खींचा है और हंसते हुए झोले को कुर्सी पर लटका दिया है। कितनी अच्छी अभिनेत्री हो गई है वो।
भीतर के आक्रोश को दबाने के असफल प्रयास में हंसती है और यूं ही लगातार उसे अपने साथ चिपकाए रहती है। नितिनदा पास आ गए हैं। क्या हुआ? कुछ खटपट हो गई है क्या? उनके स्वर में संवेदना है। उसने सिर उठाकर देखा है। इतने में चपरासी आ गया है। साहब बुला रहे हैं जी आपको। वो मौन है, चुपचाप केबिन तक चली आई है। आपने कल का सर्कुलर पढ़ा है? चोपड़ा ने चश्मे को हाथ में ले लिया है। हाँ, वो उसकी ओर सीधी देखती है। वो कुछ हकला गया है। आप झोला बाहर रखिएगा, आप उसे अंदर नहीं ले जा सकती। वो आदेशात्मक स्वर में बोल उठा है। उसने होंठ काट लिए हैं। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। उसने धीमे से अपना तौल कर विरोध प्रस्तुत किया है। वो चौंक गया है। शायद इस उत्तर की आशा न रही उसे, पर वो अपने आक्रोश को चाह कर भी नहीं दबा पाती। देखिए मिस वंदना, लाइब्रेरी में आप बैग नहीं रख सकती। ये लाइब्रेरी का नियम है। आप नहीं मानती हैं तो आई वोंट स्पेयर यू। नाउ प्लीज गो एंड कीप द बैग आउट। वातावरण कड़वाहट में बदल चुका था। उसका मन हुआ पूछे ये कि जो दूसरी लड़कियां बड़े बड़े हैंडबैग लेकर अंदर आ जाती हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, तो फिर उसके झोले पर ही लोगों को तकलीफ क्यों होती है? पर वो जानती है कुछ बोलेगी तो चोपड़ा की टोन एकदम ऊंची हो जाएगी और फिर वो इस तरह अपमानित नहीं होना चाहती। उसकी वाणी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने चुरा ली है। वो जानती है चोपड़ा के साथ उसकी कभी नहीं बन सकती, पर वो नहीं जानती ऐसा क्यों होता है। एक आध बार उसके कमरे में किताबों को चेक करवाते वक्त उसे विस्की की तेज गंध ने अस्त व्यस्त कर दिया था और वो अधूरी किताबें उठाकर बाहर चली आई थी। उसे उस दिन लग गया कि वो वहां सांस नहीं ले सकती। हवा में जैसे जैविक तत्व सहसा खत्म होते जा रहे हैं। उसे अक्सर आश्चर्य होता जब उसके साथ की लड़कियां चोपड़ा के साथ न केवल हंसती बोलती, चाय वाय भी पी लेती, स्कूटर पर बैठकर भी चली जाती। और फिर उसे सहसा सुधा शांता की याद आ गई, जो चोपड़ा से विरोध के कारण नौकरी से निकाल दी गई थी। उसे लगा उनके साथ उसे भी शहीद होना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं। यूं ही कितने लोग गलत झूठी व्यवस्था के खिलाफ अपने आक्रोश को एक सही दिशा देते हुए शहीद हो जाते हैं, पर कहीं कुछ नहीं होता। सुधा, शांता और बसंत की लिस्ट में उसे भी आना पड़ेगा। उसे ऐसा लगता जा रहा है कि यहां हर एक व्यक्ति का अस्तित्व बेहद मामूली होता है। एक के चले जाने पर वो जगह खाली नहीं रहती। उसी सीट पर कोई और आ जाता है और सब वहीं उसी ढंग से चलता रहता है। पहली बार अपनी 23 साल की जिंदगी में उसे लगा कि आदमी की सौम्यता और आत्मीयता के पीछे एक क्रूएल जीव बैठा है। जिंदा रहने के लिए उस जीव का होना जरूरी हो गया है। जैसे वो सीट पर लौटती है, सारी लड़कियों की दृष्टि उस पर है। वो कंधे झटकती हुई काम में लग जाती है। अकेले यूं ही काम करते हुए उदास हो लेना उसे अच्छा लगता है। न कोई पूछता है, न ही फप्तियां कसता है। जी भर कर उदास हो लो।
चाय? सहसा नितिन दा की आवाज पर चौंक उठी है। नितिन दा ने ग्लास मेज पर रख दिया है। वो चुपचाप उठा लेती है। बंधु, एसर्ट योरसेल्फ। साला कुछ नहीं कर सकता, करेगा भी तो देख लेंगे। नितिन दा के स्वर में व्यग्रता है। वो धीमे से चाय का घूंट लेती है। नितिन दा, जहां ऊपर से नीचे तक गलत लोग भरे हों, वहां शिकायत किससे करेंगे? डायरेक्टर से? वो भी तो। वो कुछ बोलती हुई रुक जाती है। उसे लगा उसने अपना गला घोंट लिया है। कॉलेज के दिनों में भ्रष्टाचार, सड़ी गली मान्यताओं और व्यवस्था के खिलाफ खुलेआम वो जो बोल लेती थी, उस जीभ को लकवा मार गया है। वो कुछ भी नहीं सोच पाती तो बोलेगी क्या? जो भी सोचती है या बोलती है, उसमें घिनौना स्वाद भर गया है। उसे लगता है वो वंदना मित्र नहीं, बस एक क्लर्क है, और उसकी सारी क्षमता पर एक पूर्ण विराम लग गया है। नितिन दा विवश उसे देखकर मुड़ गए हैं। लड़कियां एक दूसरे को चोरी से देखकर मुस्कुरा दी हैं। वो उन्हें देखकर भी अनदेखा कर जाती है। उसे उन लड़कियों की दृष्टि से कोई परेशानी नहीं होती। वो इसकी आदी हो गई है। उसे मालूम है कि यही लड़कियां चोपड़ा को उसके खिलाफ भड़काती हैं। डोंट बी सो गुड टू एनीवन, नितिन दा अक्सर कहते हैं। जब भी वे लड़कियां उसकी सहजता का फायदा उठाकर उसको ही नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती हैं, तो वो मौन हो जाती है। उसके चेहरे पर बढ़ती उम्र की लकीरें कुछ और गहरा जाती हैं। कहां गया वो सारा आक्रोश? पार्लियामेंट में व्यवस्था के खिलाफ पर्चियां फेंककर खुलेआम गिरफ्तार हो जाने का दंभ? वो सारा विद्रोह कुनमुना कर मौन हो गया है। वो साफ महसूस करने लगी है कि वक्त के साथ सब कुछ पहले वाला छूटता चला जाता है। हर क्षण हमारे विचार व्यवहार में जो तब्दीली आती है, उसमें हम पिछली परछाइयों को बावजूद सारी कोशिशों के कहीं नहीं ढूंढ पाते। पापा ने नौकरी मिलते ही कहा था, बेटे, अब तेरे चारों ओर दीवारें हैं और तुम सुरक्षित हो। वो सोचती है ये दीवारें नहीं, उसके लिए कैद खाने हैं, और उसका सारा विद्रोह इन दीवारों में गूंज कर रह जाता है। वो खुद सुरक्षित नहीं रह सकती। कितना बचाना पड़ा है उसे अपने आप को इस बंधी बंधाई लीक से। उसे लगता है आर्थिक सुरक्षा को पाकर अपनी शारीरिक सुरक्षा जैसे उसने कहीं खो दी है। कभी कभी तो लगता है जैसे आर्थिक सुरक्षा उसकी शारीरिक असुरक्षा पर ही आधारित है, और वो चीखना चाहती है। वो कार्ड्स बनाती जा रही है। आसपास की लड़कियां भद्दे मजाक में लगी हैं। किसी का आज पीरियड के कारण दिन परेशानी भरा है, तो मिसेस केलकर को अपने दिन चढ़ने की समस्या है। वो कान बहरे कर लेना चाहती है। मिस कालिया चाव से अपने बॉयफ्रेंड की शरारतों को कान में फुसफुसाई गई उन तमाम बातों को रिपीट कर रही हैं, लड़कियों को रिपोर्ट दे रही हैं। शायद अपने अनुभूत क्षणों के लिए उन्हें कोई साक्षी चाहिए, जो घटना स्थान पर अपनी गैर मौजूदगी के बावजूद
उनका सहभोक्ता बन सके। वो ऊब कर किताबें मेज पर पटक देती है और उस कमरे से उठ गई है। वो यूं ही हमेशा उस कमरे से उठाती है। उससे उन लड़कियों की बेढंगी बातों से कोई लगाव नहीं। कितनी बार वो अपनी अरुचि जाहिर कर चुकी है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चोपड़ा ने पिछले महीने जानबूझकर उसकी सीट बदलवा दी थी। वो तो चुप रह गई, पर सलमा उत्तेजित होकर बोली थी, तुम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती वंदना? वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। He wants to separate us. जानती हूं, उसका संक्षिप्त उत्तर था, और उसकी मौन स्वीकृति का आश्चर्य सबको हुआ था। नितिनदा के पास आकर खड़ी हो गई है वो। कहिए, क्या बात है? वो हंस दिए। बोर हो गई हूं इन बातों से। आई जस्ट हेट देम। उसकी मुट्ठियां तन गई हैं, पर वो अपने चेहरे पर शिकन तक लाने का कष्ट नहीं कर सकती। वो चुपचाप उनके कार्ड्स पढ़ती रहती है। नितिनदा की चाय उसने उठा ली है और उसे सहसा लगता है कि वो कैद खाने से मुक्त हो गई है। आप अपनी सीट पर जाइए। चोपड़ा का फटे बांस सा स्वर पास ही में गूंज गया है। वो विचलित नहीं होती। कार्ड्स धीरे धीरे लगाती है। वो फिर पास आकर अपनी बात दोहराता है। वो इत्मीनान से आखिरी कार्ड को लगाती हुई बोल उठी है, आई विल गो सर, क्लासिफिकेशन में मदद लेने आई हूं। अपने कहे झूठ पर उसे पछतावा बिल्कुल नहीं होता। चोपड़ा का मुंह लटक गया है। शायद इतने तीखे उत्तर की आशा नहीं थी उसे। खा जाने वाली दृष्टि से घूरता हुआ वो तमतमा कर मुड़ गया है। स्टूपिड, वो धीमे से बुदबुदाती हुई उठती है। लंच के वक्त नितिनदा उस बात को छेड़ना चाहते हैं, पर वो रोक देती है। वो मंगलवार के दिन उस भद्दे जीव का नाम लेकर अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहती, कहती है वो नितिनदा से। नितिनदा ठहाका लगाते हैं। वो टिफिन बॉक्स से कौड़ तोड़ती हुई सोच रही है कि यहां आकर वो जिद्दी होती जा रही है। वो कहीं भी समझौता नहीं करना चाहती। कभी कभी तैश में आकर भी कुछ बोल जाती है तो उसे पछतावा होने लगता है। हर बार चोपड़ा से बुलावा आता है तो वो अंदर जाती हुई एक बारगी सहम जाती है। उसे हर बार लगता है कभी ना कभी चोपड़ा उसकी ओर एक कागज बढ़ा देगा और वो होगा नौकरी से निकाल देने का नोटिस, और वो कुछ नहीं कर सकेगी। पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले उसमें और चोपड़ा में कोल्ड वॉर चलता रहा था। अब दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करने लगे हैं। चोपड़ा कई बार चेतावनी दे चुका है, देखिए वंदना जी, सोच लीजिए, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, और वो केवल हंसकर रह जाती। नितिनदा ना होते तो शायद वो यहां नहीं रह पाती। कितनी बार नितिनदा से वो ये बात दोहरा चुकी है, पर उसे अचानक लगता है कि वो झूठ बोलती है। नितिनदा यहां ना भी हो तो भी क्या वो नौकरी छोड़ना चाहेगी? पापा को दुख है कि वो यहां चिपक गई है और आगे बढ़ने की इच्छा का गला घोंट चुकी है। उसे भी मालूम है कि वो जो काम कर रही है उसका उसकी क्वालिफिकेशन से दूर दराज का संबंध नहीं है, पर वो करे क्या? उसे बिना सिफारिश के नौकरी मिल नहीं सकती। एमए प्रथम श्रेणी के होने के बावजूद वो भटक रही है। पिछले साल अपने प्रिंसिपल डॉक्टर सहाय से मिलने गई थी तो वो मुस्कुराती हुई बोली थी,
तुम मेरे पास इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? तुम तो हमारे यहाँ की बेहतरीन छात्रा रही हो। एनीवे, गिव मी योर बायोडाटा एंड आई विल ट्राई। 2 महीने बाद वो गई फिर से, तो पता लगा किसी उद्योगपति की पतोहू को नियुक्त कर लिया गया है और अब कंफर्मेशन बाद में हो ही जाएगा। उसके मन में आया भी कि एक बार मैडम सहाय के पास चलकर उनसे मिले ताकि चुन चुन कर उन पर सवाल फेंक सके, पर वो नहीं गई। उसके बाद जहां भी इंटरव्यू के लिए गई है, उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आता और साथ ही पापा पर भी। उन्होंने क्यों बांधे हैं इतने प्यारे सपने उसके लिए? वो उन सपनों को पूरा कर दिखाना चाहती है और ना कर पाने की विवशता में घुटती जा रही है। पापा खुद सारी उम्र सरकारी दफ्तर में बेहद ईमानदार, कर्मठ हेड क्लर्क बने कलम घिसते रहे, ताउम्र कमाते रहे, खाते खिलाते रहे। पैसा जोड़ना उनके उसूलों के खिलाफ था। परिणाम स्वरूप जब रिटायर हुए तो घर फूल मालाओं और चंद रुपयों के साथ लौटे। वे रुपए भी गृहस्थी के अर्थशास्त्र में कहां कब डूब गए पता ही नहीं चला। उनके मातहत अब तक मकान बनवा चुके थे, बैंक बैलेंस घूस के रुपयों की बदौलत जोड़ चुके थे, पर पापा अब तक किराए के मकान में रह रहे हैं। अब पापा के शामों की रौनक के बदले उदास शामें शेष रह गई हैं। वे रोज सुबह से अपने उन तमाम दोस्तों का इंतजार करते जो उनका दिया खाते पहनते रहे थे। उसकी नौकरी के लिए सिफारिशें लगवाना चाहते थे, पर शाम हो जाती और कोई नहीं आता, तो वे निराश होकर बगैर कुछ कहे सुने बिस्तर पर ढुलक जाते। अकेले शतरंज बिछाए बैठे पापा को देखकर वो अक्सर सोचती, ईमानदारी से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं होता ना, वो कतई ईमानदार नहीं बनेगी, जी भर कर बेईमानी करेगी, निर्मम होकर दिखाएगी, ताकि वो घिसट कर नहीं पूरी ताकत के साथ चल सके। पर वैसा ख्याल सिर्फ क्षणों के लिए आता और उसे झटक देती। नियति ठीक अब भी वैसी है जैसी 2 साल पहले थी। वो इन सारी असफलताओं के बावजूद संघर्ष कर रही है। उस संघर्ष में कितना कुछ उसे टूटना पड़ा है। उसे अक्सर लगता है वे लोग जो हर बार नई शुरुआत का साहस कर सकते हैं महान हैं। उसे इन सारी शुरुआतों से चिढ़ है। वही वांटेड कॉलम देखना, फिर पोस्टल ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन, नाम धाम, मेडल से लेकर स्कॉलरशिप तक के विवरण में रेफरेंस के नाम पर वो हर बार कलम दांतों में दबा लेती। किसका नाम दे? उसे सहसा अंत का आभास हो जाता। यहां वो खुश रहने का पूरा प्रयास करती है, पर नहीं रह पाती। उसे अक्सर सारी स्थितियों की दोषी वो स्वयं नजर आती है। उसका सारा अस्तित्व बस एक प्रतीक्षा में सिकुड़ता हुआ बेडौल शक्ल में बदलता जा रहा है। 2 बज गए हैं और वो उठ गई है। चोपड़ा 1-1 मिनट का हिसाब रखता है। उसकी 1 मिनट की देरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे बाकी लोग 15 मिनट लेट आए। वो लौटकर किताबों में डूब गई है। 4 बज रहे हैं, माखन आता है। साहब आपको बुला रहे हैं। उसे इसी हरकत से चिढ़ हो आती है। सारे दिन का आधा समय तो सीट से कमरे तक के चक्कर लगाने में ही कट जाता है। चोपड़ा का कमरा सिगरेट की गंध से भरा हुआ है। आपकी किताबें देखनी है, अभी ले आइए।
वो उसे घूरता है, उसका जी मितलाने लगता है। वो बाहर आ जाती है, चाय पीती हुई वो एक बारगी काम कल पर टालना चाहती है, लेकिन कल वो बखेड़ा खड़ा करेगा। वो खामखा झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती। किताबें उठाती है, काफी हैं। 4 फेरों में वो लगभग 100 किताबें केबिन में रखाती है। चोपड़ा अपनी फाइल में डूबा हुआ है। वो 1-2 बार गला साफ करती है, उसमें हलचल नहीं होती। नितिन दा ने एक बार चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वो एक काम करता है तो पूरी लगन के साथ करता है। हटो, ढोंगी है, उसने मुंह बिचका कर कहा था। उसका मन हुआ आज भी मुंह बिचका दे। सर, वो अनमेल स्वर में पुकार उठी है। वो सिर उठाता है। क्या है? उसके स्वर में खीज है। पुस्तकों को देखकर भी अनदेखा कर जाता है। किताबें चेक करेंगे? वो उसकी तरफ देखती है। अभी? मैंने तो आपको आधे घंटे पहले कहा था ना। अब इस समय तो देर हो गई है। वो चुपचाप किताबें समेटने लगी है। उसकी आंखों में अपमानित आंसू भर आते हैं। चोपड़ा बस इसी तरह उसे जलील कर सकता था और करता भी है। सारी किताबों का बोझ उसे अब दुगना लगने लगता है। किताबों को बाहर पटक कर निकल जाने की तबीयत होती है उसकी, पर उसे सहसा लगता है कि दीवारें बढ़ती जा रही हैं और वो बौनी होती जा रही है। इन दीवारों को वो कभी नहीं लांघ सकेगी और ये ढलती भी नहीं है। वो जानती है उसे राजू को पढ़ाना है, अपनी थीसिस पूरी करनी है, पापा मम्मी को भी सहारा देना है। वो उन्हीं दीवारों में कैद हो गई है। उसे लगा वो रोज चोपड़ा की गंदी निगाहों को झेलती रहेगी। बस में सबकी चिकोटियों और फप्तियों की कड़वाहट निगलती रहेगी और उसके चारों ओर की दीवारें मजबूत होती रहेंगी। उसने कुर्सी पर सिर टिका लिया है। लगा जैसे इसी कुर्सी पर बैठे बैठे वो बूढ़ी हो चुकी है, अनवरत प्रतीक्षा में, और रात है कि खत्म ही नहीं होती। वो पहली किरण को खोज निकालने के लिए व्याकुल हो उठी है। कहाँ है वो? आंखें नम हो गई हैं शायद। 5:15 हो गया बंधु, घर नहीं चलना है? नितिन दा का स्वर चौंका गया है। वो झोला उठाने लगी है। सीढ़ियां उतरते उसे लगता है वो बेहद थक गई है, बेहद। चलना भारी पड़ रहा है, पर उसे खुशी भी है। खुशी कि उसका एक दिन और माइनस हो गया है। कहानी समाप्त। नमस्कार।